हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौतम कुमार, हेल्थ सेवा एट योर होम से। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है जीईआरडी और रिफ्लक्स ओसोफेजाइटिस। जीईआरडी का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अब ये डिजीज क्या है? ये क्रॉनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। अब इस डिजीज में होता क्या है? तो हम लोग देखते हैं कि गैस्ट्रिक कंटेंट जो है, मेनली गैस्ट्रिक कंटेंट क्या क्या होते हैं? वो एसिड होते हैं जो कि फूड पार्टिकल को डाइजेशन के लिए जरूरी होता है, पेप्सिन होता है और बाइल होता है। ये गैस्ट्रिक कंटेंट क्या होता है, फ्रिक्वेंटली हमारे ओसोफेगस की तरफ बैकफ्लो करता है। इसी को रिफ्लक्स ओसिफिजाइटिस या जीईआरडी के नाम से जाना जाता है। मतलब गैस्ट्रिक कंटेंट लोडेड विथ एसिड, पेप्सिन और बाइल, ये क्या होता है, बैकफ्लो करके ओसोफेगस के कुछ पार्ट को डिस्टर्ब करता है, वहां पे इरिटेशन कॉज करता है और अल्सर बनाता है। अब अगर हम देखें कि गैस्ट्रिक ओसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग एनाटॉमी पे आते हैं, तो हमारा क्या देखते हैं कि माउथ से जब हम लोग फूड पार्टिकल्स को लेते हैं, ये ओसोफेगस से होते हुए हमारे स्टोमक में चला जाता है, नॉर्मल जो प्रोसेस है। अब सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, हम लोगों को थोड़ा भी एसिड कंटेंट अगर रहता है ओसोफेगस में तो उसको न्यूट्रलाइज करते हुए स्टोमक में जाने के बाद अपना डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है हमारा। अब हम लोग देखते हैं कि जीईआरडी का सिम्टम क्या क्या होगा। तो टिपिकल हार्ट बर्न मिलता है। ये हार्ट बर्न क्या होता है कि हमको बिहाइंड द स्टर्नम जलन जैसा महसूस होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, और ये जलन जो होता है टुवर्ड्स द थ्रोट भी मूव करता है, रेडिएट करता है थ्रोट की तरफ, तो गले में भी हम लोगों को जलन मिल सकता है। दूसरा अगर देखें तो हम लोगों को टिपिकली रीगर्जिटेशन मिलेगा, फूड का रीगर्जिटेशन मिलेगा। तीसरा हो सकता है हम लोगों को एस्पिरेशन निमोनिया भी मिले। अगर ट्रैकिया से मान के चलिए अगर रिगर्जिटेशन हो रहा है तो एस्पिरेशन निमोनिया भी मिल सकता है। फिर हम लोग देखते हैं कि डिफिकल्टी इन सॉलाइंग भी हो सकता है। जब हमारा ओसोफेजाइटिस जब आगे जाके स्ट्रक्चर में अल्सर और स्ट्रक्चर में चेंज करता है तो डिफिकल्टी इन सॉलोइंग भी हो सकता है या फिर पेनफुल सॉलोइंग भी हो सकता है हमारा। पांचवा देखें तो ब्लीडिंग थ्रू माउथ भी हो सकता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी मिल सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है। ये सब सारे जो हैं वो रिफ्लक्स ओसिफिजाइटिस के सिम्टम है। अब हम लोग आते हैं कॉज पे। कॉज क्या क्या हो सकता है रिफ्लक्स ओसिफिजाइटिस का? तो हम देखते हैं कि जब एनाटॉमी में लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है, फूड कंटेंट को हमारे स्टोमक में भेजने के बाद इसका एक टोन होता है, जिस टोन से वो क्या करता है, लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर को बांध देता है और फूड पार्टिकल हमारा रीगर्जिटेट या रिफ्लक्स नहीं होता है। लेकिन जीईआरडी में क्या ऐसा देखा गया है कि हमारा एब्डोमिनल प्रेशर अगर बढ़ जाए या फिर किसी तरह से हमारा स्फिंक्टर का टोन या स्फिंक्टर का स्ट्रेंथ जो है वीक हो जाए, तो उस केसेस में रिफ्लक्स ओसिफिजाइटिस मिलता है हम लोगों को। अब आते हैं हम लोग मेन कॉज पे कि क्या क्या हो सकता है कॉज। तो किसी तरह से एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाए। एब्डोमिनल प्रेशर किस किस कंडीशन में बढ़ सकता है? ओबेसिटी में बढ़ सकता है, वेट लिफ्टिंग में बढ़ सकता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ सकता है, या एक कंडीशन आता है मेडिकल कंडीशन एसाइटिस। इन सब कंडीशन में हमारा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है जो कि स्फिंक्टर के टोन को कम करता है। दूसरा कंडीशन देखिए, अगर हमारा अल्कोहल कंजम्पशन है या फिर स्मोकिंग है, ये भी स्फिंक्टर के टोन को वीक करता है। एक एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी है जिसको स्लाइडिंग हाइटस हर्निया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टोमक का पार्ट ही डायफ्राम से ऊपर चला जाता है और हमारे ओसोफेजियल स्फिंक्टर के टोन को वीक करता है। एक कंडीशन ऐसा आता है
जहाँ पे ओसोफेगस जो है हमारे स्टोमक से ऑब्लिकली जुड़ा होता है, तो किसी न किसी तरह से ये ऑब्लिक जो पोजीशन है वो डिस्टॉर्ट भी होता है, तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा कंडीशन डेवलप होता है जो रिफ्लक्स ओसोफेजाइटिस कॉज करता है। तो हम देखें कि 4-5 मेन कारण है। स्ट्रेस भी एक कारण है रिफ्लक्स ओसोफेजाइटिस का, जो कि टोन को वीक करता है, या लार्ज मील हम लोग कहें वो भी हम लोगों के टोन को डिस्टर्ब करता है, या बैकफ्लो ऑफ फूड को ये कह रहे इन्फ्लुएंस करता है, या फिर हम लोग अगर खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, या फिर खाने के बाद तुरंत बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी ले लेते हैं, तो ये सब कारण है जीईआरडी होने का। अब अगर हम देखें कि इसको डायग्नोस कैसे करते हैं जीईआरडी को, तो जीईआरडी को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहला तरीका है कि हम लोग इंडोस्कोपी में आते हैं। इंडोस्कोपी में हम देखते हैं कि हमारे ओसोफेगस के लोअर पार्ट में किसी न किसी तरह से अल्सर का फॉर्मेशन हो गया है। ओसोफेजाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया है, जो कि फर्दर अल्सर में और फिर उसके बाद जो है स्ट्रिक्चर में, फिर मेटाप्लेसिया में, और अल्टीमेटली क्रॉनिक ओसोफेजाइटिस जो है वो चेंज कर जाता है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लोअर पार्ट ऑफ ओसोफेगस में। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे खाना खा के तुरंत नहीं सोना है, लार्ज मील नहीं लेना है, लार्ज मील स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेना है, तुरंत बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं ले लेना है। अगर चौथा चीज़ देखें प्रेगनेंसी वगैरह के टाइम पे, या हम लोगों को अपने सोने का पोजीशन मेंटेन करना है, खाने के तुरंत बाद सोना नहीं है, स्मोकिंग, अल्कोहल को भी हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। फिर सर्टेन मेडिकेशन है जिसको अवॉइड करके भी हम लोग अपने रिफ्लक्स ओसिफिजाइटिस से बच सकते हैं। फिर अगर हम लोग आगे देखें तो कॉज जैसे स्लाइडिंग हर्निया वगैरह अगर हो रखा है, तो ये सारे डायग्नोसिस डॉक्टर का पार्ट है। तो उस केस में हम लोग एब्डोमिनल सीटी करवाते हैं, जिसमें देखते हैं कि अगर वैसा पोजीशन हो गया है, तो फिर बहुत सारे मेडिकेशन हैं जो कि डॉक्टर एडवाइस करते हैं, और बहुत सारे रेयर केसेस हैं जो सर्जिकल जाना पड़ता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है तो हम लोग उसमें डायलिटेशन करते हैं, या फिर अगर टोन वीक हो गया है ओसोफिजियल स्फिंक्टर का, तो उस टोन को स्ट्रेंथ देने के लिए हम लोग कुछ सर्जरी करवाते हैं, या हाइएटस हर्निया है तो उस केस में भी हम लोग सर्जिकल ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि जीईआरडी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम अभी के पॉपुलेशन में देखा जा रहा है। वही आज हम लोग डिस्कस करके इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्यूशन देने की कोशिश किए हैं। अब यहीं पे ये टॉपिक हम लोग कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।